Hello students, so another detailed solution from the JEE main paper of 26th August 2021 shift 1 physics and covering the chapter electrostatics. So ये question जो आया आपके पास, the question says the graph between electric field intensity which is basically the magnitude of electric field and distance r from the center for the given arrangement of concentric spheres. चार्ज इन इनर सॉलिड स्फीयर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें क्या है, एक तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज दे रखे हैं और बाकी दो जो है वो शेल्स दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ शायद ये चीज़ मिस हो रही है बट अंडरस्टूड है। ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है एंड जो बाकी के जो बाहर हमें दिख रहे हैं तो वो शेल्स हैं। सो ये अंदर वाला डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड और ये बाकी दो जो है दीज आर शेल्स। अच्छा, एक बहुत ही केयरफुल चीज़ समझना भाई कि आपको ऑलरेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। आपको क्वेश्चन में जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। यहाँ पर वो किसी कंडक्टर वगैरह की बात नहीं कर रहा है। ये कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है वरना कि बच्चा अच्छा ये वाली चीज का कंडक्टर्स, यहाँ कोई कंडक्टर वाला काम नहीं है। यहाँ ऑलरेडी आपको क्या दे रखे हैं, यू आर बीइंग ऑलरेडी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको गिवन है और इनके कारण आपको क्या बताना है, अलग अलग दूरी पर फील्ड। तो अलग दूरी से मतलब हो गया अभी एक तो ये वाला पोर्शन हो गया 0 से a के बीच, फिर एक पोर्शन हो गया ये वाला a से b के बीच का, फिर एक पोर्शन हो गया ये वाला यहाँ से यहाँ के बीच, और फिर एक हो गया लास्ट यहाँ से यहाँ तक। और आपको बताना क्या है, सिर्फ ग्राफ। ध्यान दो जरा, क्वेश्चन में ग्राफ पे बारे में बात कर रहा है वो। तो देखो जरा, एक तो ग्राफ के क्वेश्चंस में एक्चुअली में बच्चा डरता है बट मैं तो कहता हूँ एक एडिशनल एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये होती है कि बहुत बेसिक वर्किंग करके भी हम ऑप्शंस को बहुत इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को भी ऑब्वियसली हम क्योंकि डिटेल्ड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज स्फेरिकल वाला उस पर भी बात करेंगे हम, और वो ग्राफ कैसे समझने, उन दोनों चीजों पर हम ध्यान देते हुए चलेंगे कि ग्राफ को कैसे यूज करना है जल्दी आंसर तक पहुंचने के लिए। चलो देखो जरा। सो अब जब हम सॉल्यूशन को समझते हैं तो ये तो आपके वो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ओके चलो, सो क्या है, देखो ऑप्शंस खुद भी दिखा रहे हैं कि ये बात कर रहा है 0 से r बराबर 0 से a के बीच, फिर ये बात कर रहा है a से b के बीच, फिर ये b से c के बीच तक की बात कर रहा है एंड सो ऑन, इस तरह से बात करता जा रहा है। ठीक है, चलो तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे जब आते हैं तो देखो जरा, ये मैंने इस पे क्या ये पॉइंट्स ले लिए। सपोज दिस इज पॉइंट P1, तो P1 पॉइंट जो है वो 0 से a के बीच में आ गया। ये मैंने P2 पॉइंट ले लिया। P2 पॉइंट जो आया वो आपका ये a से b, और P1 जो है वो 0 से a के बीच आ गया, यानी कि सेंटर से यहाँ के बीच, इसको O बोल देते हैं। ये हमने ले लिया एक P3 पॉइंट। तो P3 पॉइंट जो आ रहा है वो आपका कहाँ से कहाँ आ रहा है, P3 पॉइंट आ रहा है आपके पास B से C दूरी के बीच में, और एक कोई आपने आउटर मोस्ट पॉइंट ले लिया। हालांकि शायद ग्राफ में वो नहीं है बट ठीक है, हम तो चीज समझने से मतलब है कि आपने P4 पॉइंट ले लिया। ओके चलो, अब जरा हम देखते हैं इनके अलग अलग पॉइंट्स पे हमें कैसे कैसे फील्ड फाइंड करते हुए चलना है। तो सबसे पहले तो बात करें एट P1। ओके चलो, तो एट P1। अच्छा एक चीज और, अब सब पे चार्जेस जो है वो आपको सेम दे रखे, तो हमें काम कर रहे हैं इनकी सिर्फ नंबरिंग या नेमिंग कर देते हैं। तो इस Q को बेसिकली मैं अंदर वाले को Q1 बोल देता हूँ, इसको Q2 बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं Q3। ठीक है, अच्छा अब जब मैं एट P1 बात कर रहा हूं तो एट P1 पॉइंट भाई E नेट एट P1 जो होगा, E नेट एट P1 दिस इज दी, अपने आप में तो ये सॉल्यूशन काफी लेंदी हो जाता है बट हमें वो डेरिवेशन जो है यहां पे नहीं कर रहे हैं, उस डेरिवेशन को हम बेसिक लर्निंग के अंदर सीखते हुए चलेंगे अभी। तो E नेट एट P1 जो आया, तो E नेट एट P1 जो आया तो वो क्या क्या आएगा, वो आएगा E एट P1 ड्यू टू किस किस के कारण, ड्यू टू Q1 आएगा, प्लस E एट P1 आएगा ड्यू टू Q2, प्लस E एट P1 आएगा ड्यू टू Q3। तो E एट P1 ड्यू टू Q जब आप करेंगे तो Q वाले के लिए अगर आपको ध्यान हो तो हम डिपेंड करती है ये दूरी कितनी है। एक सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या डिपेंड करता है कि आपके पास सेंटर से दूरी कितनी है उस पॉइंट की। तो यहां पर जो आपके पास फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आपके पास आ जाता है KQ1 कर देते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो KQ1 R बाय R क्यूब, जिसमें R क्यूब इज बेसिकली, एक्चुअली इस केस में वो R क्यूब हो गया A क्यूब, इस केस में वो R क्यूब हो जाएगा A क्यूब। आपको अगर ध्यान हो तो इसकी डिफरेंट फॉर्म जो आप लिखते हो वो आप ये भी लिखते हुए चलते, दिस फॉर्म इज समटाइम्स आल्सो रिटन एज लाइक दिस, रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली फॉर्म को भी आप यूज करते हुए चल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है चीज, चलो तो ये एक फॉर्म आ गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 ड्यू टू Q2,
P1 पे चाहिए ड्यू टू Q2। अब सोच के देखो जरा, ये P1 पॉइंट जो है इस शेल के कहाँ है, अंदर, तो इनसाइड शेल। तो इनसाइड शेल वाले पॉइंट्स पर जो फील्ड आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। तो ये वाला पार्ट भी जीरो हो गया, ये वाला पार्ट भी जीरो, क्योंकि P1 पॉइंट कहाँ है आपके पास, Q2 और Q3 शेल के अंदर है। तो ये आपके पास P1 पे जो नेट बच रहा है वो इतना बच रहा है आपके पास। अच्छा, अगर मैं P2 पॉइंट पे बात करूँ इसी तरह से एट P2, सो एट P2 पे अगर हम वर्किंग करते हैं तो एट P2 के लिए वर्किंग क्या बनेगी भाई, एट P2 अगर हम ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 की जो वैल्यू आएगी नेट, उसमें अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 ड्यू टू किसके कारण, तो ड्यू टू एक तो आपके पास आएगा Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 ड्यू टू Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 ड्यू टू Q3, हर एक के कारण अलग अलग आता जाएगा। तो ये देखो सर, अब क्या हुआ आपके पास, तो जो आपने P2 के लिए बात करी तो देखो Q1 से, ये Q1 से इस सेंटर से मैंने दूरी ले ली R दूरी, यहां से मैंने ये R दूरी ले ली, तो क्या बना, ड्यू टू P2 जो बना ये आपके बन जाएगा K Q1 बाय R स्क्वायर, ये बन जाएगा K Q1 बाय आपके पास आ जाएगी टर्म R स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 ड्यू टू Q2, तो अगर आप ध्यान दो तो इसके लिए, इस Q2 के लिए ये पॉइंट P2 अभी भी कहाँ है, अंदर, तो वो इनसाइड शेल है, तो ये वाला फील्ड अभी भी कितना आया, जीरो आया। और ये वाला जो फील्ड आया आपके पास इधर ड्यू टू Q3 के कारण जो आया ड्यू टू Q3, वो भी क्या है आपके पास, जीरो आ गया। आई बात समझ में ये वाली। तो अब हम अगर बात करें P3 पॉइंट पर, तो जरा कॉमन सेंस से बताएं P3 पे क्या डिफरेंट होने वाला है। सो जैसे ही मैं P3 पे बात करूंगा तो एट P3 अगर मैं बात करता हूं तो एट P3 क्या हो रहा है, देखो जरा एट P3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 नेट, ये टर्म क्या बनेगी आपके पास, ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 ड्यू टू Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 ड्यू टू Q3। तो ड्यू टू Q1, Q1 के तो कहां जा रहा है ये पॉइंट, Q1 के तो कहां है, ये पॉइंट बाहर है अगेन, फिर इस दूरी को हमने R मानते हुए देख लिया, तो ये P3 पॉइंट क्या है, इस Q1 के तो बाहर है, तो इसके लिए तो क्या बन जाएगा फील्ड, यही बन जाएगा K Q1 बाय R स्क्वायर की फॉर्म। तो ये वाली पॉइंट तो क्या बन गई, ये फॉर्म बन जाएगी K Q1 बाय R स्क्वायर प्लस, अब जरा देखो आप P3 पॉइंट, तो ये P3 पॉइंट जो है आपका इस Q2 के भी कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ड्यू टू दैट शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड कैसे बिहेव करेगा, एज ए सारा चार्ज कहां है, सेंटर पे, तो इसके कारण कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास प्लस का K Q2 बाय R स्क्वायर, और फिर इसके कारण कितना आया, जीरो आया। ऐसी P4 पे जब बात करेंगे तो P4 के लिए तो क्या हो रहा है, P4 पे अगर आप देखोगे तो P4 तो क्या है, आउटसाइड ऑल दी स्फीयर्स, इट इज आउटसाइड ऑल स्फीयर्स, ये पॉइंट आपका सभी स्फीयर्स के बाहर है, तो हर एक के कारण ही क्या आएगा, फील्ड आएगा, किसी भी के कारण फील्ड जो है आपका जीरो नहीं होगा, किसी भी चार्ज के कारण आपका फील्ड जो है वो जीरो नहीं होगा। तो ये आपके पास देख लो फॉर्म आ गई, देखो जीरो से आ रही, ये वाला पॉइंट बन रहा है आपके पास कौन सा, P1 पॉइंट, ये आपके पास P2 पॉइंट के लिए इक्वेशन आ गई KQ बाय R स्क्वायर, ये P3 पॉइंट के लिए इक्वेशन बन गई, और ये बन गई आपके लिए P4 के लिए। अब जरा देखना ग्राफ्स की अगर हम बात करें, देखो जरा अब क्वेश्चन में आंसर कैसे देना है वो समझिए हम। देखो एक तो हमने देख लिया था कि P1 पॉइंट, तो P1 पॉइंट कहाँ होता है, जीरो से, P1 पॉइंट आपका होता है कहां से कहां, P1 पॉइंट है आपके पास बिटवीन 0 टू A के बीच में, और वहां पर हमें दिख रहा था कि जो फील्ड आ रहा है वो आ रहा है प्रोपोर्शनल टू, यहां पर जो फील्ड आ रहा था P1 पर वो आ रहा है प्रोपोर्शनल टू R दूरी, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। तो एक बात तो कंफर्म है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो यहां पर भी है, यहां पर भी, यानी कि दो ऑप्शंस आप रिजेक्ट कर दो। दिस इज अनदर लर्निंग जो कि हमें इस क्वेश्चन से सीखने की, ग्राफ्स वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है। अच्छा, अब अगर हम ध्यान दें तो P2 पर जब हम जा रहे हैं तो P2 के लिए हमें क्या दिख रहा है कि P2 पर जब हम पहुंचे तो आपका E जो है वो हो गया प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर, तो फील्ड कम होगा, बिल्कुल कम हो रहा है, तो यहां पर भी कम हो रहा है, यहां पर भी कम हो रहा है। अब आती है इस, ऑब्वियसली मैं ये मानता हूं कि एज फार एज जी मेंस इज कंसर्न तो काफी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है इन्होंने, क्योंकि अब क्या होगा, बच्चे को ये लगेगा कि यार जैसे ही आप इस वाले पॉइंट पर आए ये P2 पर, तो आपका फील्ड कम होता जा रहा है, ठीक है भी फील्ड कम होता जा रहा है जैसे जैसे मैं इधर, क्योंकि फील्ड किसके कारण है, फील्ड है सिर्फ इस अंदर वाले Q1 के कारण। बट जैसे ही क्या हुआ देखो समझना, जैसे ही मैं इस पॉइंट से यहां आया, यानी कि इस बाउंड्री को क्रॉस करता हूं,
इस बी वाली बाउंड्री को क्रॉस करता हूं, तो क्रॉस करती ही के साथ में हम P3 वाले पॉइंट पर जब आते हैं तो P3 पॉइंट पर आते ही क्या हुआ, देखो जरा, ये Q2 के कारण एक फील्ड आ गया, तो एकदम से सोच के देखो तो फील्ड क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये देखो जरा, तो अब क्या होगा आपके पास, तो ये कम हो रहा था P2 पर, ये कम होता गया। अब जैसे ही हम P3 वाले पॉइंट पर आकर के सोचेंगे तो P3 वाले पॉइंट पर क्या होगा, अब जो फील्ड आ रहा है यहाँ पर जो E आ रहा है वो ड्यू टू Q1 एंड Q2 दोनों के कारण आ रहा है, तो एकदम से वो फील्ड क्या हुआ, बढ़ा उस वाले जोन में जब हम B को क्रॉस कर जाते हैं, तो वहां एकदम से बढ़ा। और फिर से क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो ये फिर से कम हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स इज ऑप्शन 2 आउट ऑफ द गिवन। तो अच्छा ट्रिकी वाला पार्ट था। अच्छा, तो ये तो आपके पास पूरी ये कहानी हो गई और ये आपके पास इस पूरे सॉल्यूशन के आंसर्स भी हो गए। बट ऑब्वियसली मेन पार्ट तो है बेसिक लर्निंग। हमें इस क्वेश्चन से, एक तो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज करना था और बेसिकली उसको हम आगे कैसे यूज करते हुए चल सकते हैं, तो इसकी जो बेसिक लर्निंग है वो आपके पास है बेसिकली स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स जिनसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है इन जेईई मेंस एज वेल एज इन एडवांस। देखो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या समझाता है आपको कि अगर मेरे को एक शेल विद यूनिफॉर्म चार्ज दे रखा है, शेल विद यूनिफॉर्म चार्ज, ऐसे शेल के कारण, तो समझना, एक तो मैं बात कर रहा हूं ड्यू टू दिस, मैं जो ई लिख रहा हूं, मान लो ये मैंने कोई पॉइंट अंदर P1 ले लिया, ये मैंने एक सेंटर दिखा रखा है, ये कोई मैंने यहाँ पॉइंट P2 ले लिया, ये दूरी मैंने कुछ R दे दी, इसका रेडियस मैंने कैपिटल R दे दिया। तो एक तो आप समझना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर कि एक शेल के कारण कितना फील्ड होना चाहिए। तो एक शेल के कारण, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्यू चार्ज का, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहां आ रखा है, इस शेल की सरफेस पर आ रखा है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, शेल की सरफेस पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, तो ड्यू टू शेल जब आप एट P1 लिखते हैं तो एट P1 वो फील्ड कितना आता है, 0। एक यूनिफॉर्म शेल के कारण अंदर फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और जब आप एट P2 बात करेंगे तो एट P2 के लिए ये सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, एट P2 यानी कि आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करता है, एज इफ सारा चार्ज कहां मान लो आप, इसके सेंटर पे मान लें, सेंटर को O बोल देते हैं, एज इफ सारा चार्ज आपका O पर हो गया, तो अब आपके पास फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, वो फील्ड की वैल्यू आएगी KQ बाय इस P2 पॉइंट की दूरी यानी कि R स्क्वायर। ठीक है चीज, तो ये तो आपके पास हो रहा है ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये आपके पास कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहां हमें जरूरत नहीं है इस सवाल में, बट पोटेंशियल, ये भी चीज हमसे एक पूछी जाती है, स्पेशली पूछा जाता है पोटेंशियल इनसाइड शेल। तो देखो जरा, इनसाइड शेल एक बड़ा ही, और ये शेल कौन सा, यूनिफॉर्म शेल। ऑब्वियसली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म शेल की। ध्यान देना, उस शेल का यूनिफॉर्म होना जरूरी है। और आपको ऑलरेडी क्या दिख रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है यहाँ पर। चलो, तो पोटेंशियल इनसाइड यूनिफॉर्म शेल जब हम बात करेंगे, तो इनसाइड यूनिफॉर्म शेल देखो जरा, मैं अगर ये कोई भी पॉइंट ले लेता हूं तो अंदर हर जगह पर E क्या है, 0, तो अंदर E 0 है। सो डेल्टा V अगर मैं लिखता हूं विच इज माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन, और E अंदर 0 चल रहा है, तो ये टर्म क्या आएगी, 0। यानी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, सरफेस पर हमें पोटेंशियल बहुत इजीली पता होता है, सरफेस वाले पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल पता होता है। पोटेंशियल एट सरफेस मेरे पास होता है KQ बाय R। ठीक है भी, एक पॉइंट चार्ज मानते हुए, पॉइंट चार्ज O पे मानते हुए हम KQ बाय R लिख सकते हैं। तो ये इनसाइड जब आप लिखते हैं तो ये V इनसाइड की जो वैल्यू आती है आपके पास आ जाती है KQ बाय R। हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैंने दो चीजें आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि एक और चीज जो मैं इस पर फोकस करना चाहूंगा इसके साथ में, वो है आपके पास स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कंडक्टर पार्ट। देखो जरा ध्यान देना, एक कंडक्टर के अंदर अगर आपको कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, कंडक्टिंग स्फीयर, तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर यानी कि एक स्फेरिकल बॉडी जो कि कंडक्टर है, यानी कि कॉपर की स्फेरिकल बॉडी, तो कंडक्टिंग स्फीयर में यही डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है।
कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल। और बात को समझना जरा कि फील्ड वगैरह ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे है, दिस इज ओनली दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल। तो कंडक्टर का सवाल आते ही आप सारी चीजें शेल में कन्वर्ट करके और उस शेल के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या क्या होता है आप बहुत इजीली डील कर सकते हैं। अब ये तो था आपके पास इसके अंदर शेल वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज करके दी इन्होंने, बीच वाला जो पोर्शन है वो सॉलिड स्फीयर दे रखा है। तो सॉलिड स्फीयर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भी सॉलिड स्फीयर को हमें कैसे डील करना होता है। सॉलिड स्फीयर अगेन विद कैसा, विद यूनिफॉर्म चार्ज क्यू। तो बेसिकली इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तो इसको अगर मैं आर रेडियस का मान लूं तो इसकी डेंसिटी आपके पास बन जाती है Q अपॉन 4/3 बाई आर क्यूब। और ये लर्निंग जो है ना ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको यूज करते हुए हम सारे जो पिछला आपका क्वेश्चन करा है वो क्वेश्चन भी हमारा हो रहा है। जितने भी आगे आप सवाल देखने चाहेंगे ये सारी चीजें आप स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो जरा, मुझे ये फाइंड करना है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसी पॉइंट P1 पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे एट P1 चाहिए होता है। तो क्या तरीका है इसके लिए, याद करें जरा। तो आप यूज कर सकते हैं यहां पर गॉस लॉ का। सो गॉस लॉ में क्या करते हैं, आप एक इस तरह से गॉसियन सरफेस बना देते हैं। दिस इज योर गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P1 जब आप लिखेंगे तो कितना आएगा, वो आपके पास आएगा चार्ज एंक्लोज्ड। तो मतलब जो फ्लक्स आप लिखेंगे, तो फ्लक्स अगर आप लिखना चाहेंगे तो फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, तो ये जो गॉसियन सरफेस हमें यहाँ दिख रही है दिस इज GS लिख देते हैं। तो फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस जो बनता है वो क्या बनेगा, वो बनेगा E एट P1 इंटू ये वाला एरिया जो कि बनेगा 4πr² इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, चार्ज एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और वो चार्ज एंक्लोज कैसे निकाल सकते हैं हम, तो उस चार्ज एंक्लोज की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Q एंक्लोज्ड। तो Q एंक्लोज इज बेसिकली व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, तो ये बन गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब। बट ये आपका तभी काम करता है ओनली इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट। आपकी डेंसिटी क्या चल रही हो, कांस्टेंट चल रही हो। लेकिन अगर डेंसिटी वेरिएबल होती, ठीक है ना भाई, तो इस पर भी आपके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि इफ रो इज सम फंक्शन ऑफ आर इटसेल्फ, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, हम इस चार्ज को, चार्ज एंक्लोज निकालने के लिए, Q एंक्लोज निकालने के लिए, ये स्टैंडर्ड सवाल है बिल्कुल। Q एंक्लोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक dx थिकनेस का पोर्शन लेते हैं। बेसिकली एक शेल ले लिया आपने dx थिकनेस का, और उस dx थिकनेस के शेल के कारण अगर मैं देखूं तो ये Q एंक्लोज मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dq बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। और यहां पर आप क्या करते हैं, फिर इस dv को डिफाइन करते हैं। dv की वैल्यू आती है 4πx² dx। रो एज अ फंक्शन ऑफ r या फंक्शन ऑफ x आपको दे रखा होता है। x इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, तो इस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आपको दे रखा है। तो इसको पूरा यूज करते हुए फिर आप क्या लिखते हैं, Q एंक्लोज्ड। तो ये आपके पास सॉलिड स्फीयर से डील करने का तरीका होता है, जिसका बेसिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड P1 इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q एंक्लोज। तो वो Q एंक्लोज निकालने का ये तरीका। ओके, सो आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू हमने उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छे से और डिटेल में कवर करा है। थैंक यू।